Okay. So in the last session, we studied up to paramagnetism. Purely theory है. सिर्फ now you have one law which is related to paramagnetic substances, that is called as Curie's law of paramagnetism. Of paramagnetism. तो if you remember, मैंने कल आपको मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करके दिया था. मैग्नेटाइजेशन वाज नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक है और वो मैग्नेटिक है मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है हर एक एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन से आता है. हमने कल देखा दैट डाइपोल मोमेंट अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन. तो अब ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डाइपोल मोमेंट ही कैंसिल हो रहा है एज यू सॉ इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता है, मतलब एटम इज मैग्नेटिक इन नेचर, जिसको हम टाइनी मैग्नेट बोलते हैं, राइट. पर ऐसा हो सकता है कि वो रैंडम ओरिएंटेशन, क्योंकि जब सब्सटेंस बनता है तो उस सब्सटेंस में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर. सो दिस स्मॉल मैग्नेट, टाइनी मैग्नेट्स, उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, तो वो भी कैंसिल हो सकता है. दैट इज द केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. बट लेट्स से दैट डाइपोल मोमेंट इज नॉट कैंसिलिंग आउट. मान लेते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट नहीं हो रहा है. तो व्हाट वी डू इन दिस केस, हम लोग यूनिट वॉल्यूम लेते हैं और यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, लेट अस से दिस इज अ यूनिट वॉल्यूम. तो मैंने एक छोटा सा क्यूब ले लिया विद यूनिट वॉल्यूम. इसमें जितना डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा, उसको हमने बोला था मैग्नेटाइजेशन. So dipole moment per unit volume was magnetization, right? Okay. Then now Curie's law of paramagnetism tells you that this magnetization is directly proportional to external magnetic field. क्यों? क्योंकि मैंने कल ही बताया जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट का कैंसलेशन होता है बिकॉज ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन. मतलब पैरामैग्नेटिक substance is a temporary magnet. मतलब paramagnetic substance will show magnetism only in presence of external magnetic field. तो कितना मैग्नेटाइजेशन है, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन है. एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल. This is Curie's law of paramagnetism. So you will have magnetization as some constant C, which is called as Curie's constant, B external upon T. This is magnetization of a paramagnetic substance, right? So simple tha. Then next type is ferromagnet. So unlike diamagnets and paramagnets, because diamagnets and paramagnets are temporary magnets, they they show magnetism only in presence of external magnetic field. Ferromagnets are permanent magnets. अब ऐसा क्यों होता है? तो to understand this, of course, if you remember, paramagnets जो थे, they were weakly attracted by external field. Diamagnets weakly repelled. Diamagnets weakly repelled. Paramagnets weakly attracted. Ferromagnets strongly attracted. तो ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए you have to take help of domain theory. So domain theory tells you that in ferromagnet substance, the ferromagnet substance can be assumed to be made up of small domains. What are domains? तो बताता हूँ. तो यहाँ पे randomly oriented domain structure है. हर एक डोमेन में I can take n number of domains here.
So you have such domains like this, some kind of mesh structure है ऐसा. ओके तो मान लेते हैं ये डोमेन स्ट्रक्चर है. व्हाट हैपेंस इज हर एक डोमेन में डायपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन जितने जितने भी एटम्स उसमें होंगे, जितने भी एटम्स मतलब डायपोल मोमेंट्स उसमें होंगे, उन सब का डायपोल मोमेंट्स का, इसका मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सिर्फ डायामैग्नेट्स में इलेक्ट्रॉन्स वेयर पेयर्ड, पैरामैग्नेट्स में एंड फेरोमैग्नेट्स में इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड. अनपेयर्ड मतलब हर एक एटम का खुद का डायपोल मोमेंट है, राइट. तो क्या होता है डोमेन स्ट्रक्चर में, हर एक डोमेन में ऑल द डायपोल मोमेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, बट डोमेन टू डोमेन डायरेक्शन चेंज होता है. So domain to domain direction is different, but all the atoms falling in one domain, they have same direction, something like this. Okay, तो ऐसा कुछ है वहां पे basically. So this is the case. Now what happens is जब इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे इवन वीक मैग्नेटिक फील्ड also works. तो यहाँ पे अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड में भी रख दिया हमने इसको, तो ये जो डोमेन स्ट्रक्चर है इट गेट्स डिस्टॉर्टेड. मतलब क्या होगा, ओके आई डोंट नीड यू बिकॉज आई नीड कंप्लीट डायग्राम. ओके सो व्हाट हैपेंस इफ आई कीप दिस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो डोमेन में जो भी ओरिएंटेशन था, all atoms have magnetic moment and all these magnetic dipoles, they start orienting themselves in the direction of external field. तो external field के direction में orient होना चालू हो जाते हैं, something like this मान लो. Okay, anyways, so I don't care if something is not going proper, कोई बात नहीं, मान लेंगे, समझ लेंगे ऐसा, right. So all these domain they start orienting themselves in the direction of the field, or even a small magnetic field is sufficient for this job. Okay, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी सफिशिएंट है इसके लिए. So even Earth's magnetic field is enough to do this thing. तो हर एक डोमेन में ऐसा होगा. And along with this क्या होता है कि ये जो डोमेन बाउंड्रीज है, the one in the red, this domain boundaries start breaking, they start disappearing. तो जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाई, तो दिस डोमेन स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी गॉन. इसका मतलब देयर इज नो वे टू ब्रिंग बैक दिस एटॉमिक डाइपोल्स टू देयर ओरिजिनल ओरिएंटेशन, एंड दे आर अलाइंड permanently. Hence these substances, they are used to make permanent magnets. So ferromagnets are permanent magnets, right? Good. Then अब हमको एक इक्वेशन डिराइव करना है बेसिकली. उसमें हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ टोरॉइड. आपको ऑलरेडी पता है टोरॉइड क्या होता है. So we have a toroid. Toroid is a solenoid bent in the form of shape of a donut. तो हमारे पास एक टोरॉइड है, डोनट शेप सोलेनॉइड, उसको टोरॉइड बोलते हैं. नाउ यहाँ पे हमने वाइंडिंग करके रखा है. सो वी हैव वाइंडिंग ओवर हियर. वाइंडिंग है मतलब अभी इसमें से हम लोग करंट पास कर सकते हैं. सो इफ वी सर्कुलेट करंट, वी नो कि इसके जो एक्सिस पे, दिस इज द एक्सिस ऑफ टोरॉइड. If you remember, at the axis of toroid, due to current in the coil,
you have a magnetic field mu 0 n I. Good, great. In addition, ये जो टोरॉइड हमने जो बनाया है उसका जो मटेरियल है, मैं वाइंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेस मटेरियल की बात कर रहा हूँ। अगर बेस मटेरियल मैंने आयन का लिया, आयन इज परमानेंट मैग्नेट, मतलब अगर बेस ही हमने मैग्नेटिक मटेरियल का लिया तो उसमें भी मैग्नेटाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेट में क्या हो रहा है, फेरोमैग्नेट में परमानेंटली दिस डायपोल मोमेंट्स आर अलाइंड। तो मैं अगर यूनिट वॉल्यूम में देखूंगा तो मुझे यूनिट वॉल्यूम में हमेशा मैग्नेटाइजेशन मिलेगा, मतलब नेट डायपोल मोमेंट रहेगा वहां पे, राइट। तो क्योंकि मटेरियल टोरॉइड का बेस इटसेल्फ इज मैग्नेटिक इन नेचर, तो मटेरियल का भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मतलब ओके, which is given by, do you know what is the formula for this Bm? It is basically proportional to, जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। सो इट इज गिवन बाय म्यू 0 इनटू मैग्नेटाइजेशन। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस हो गया ड्यू टू करंट प्लस ड्यू टू मटेरियल। तो ये आपका आ गया म्यू 0 एन आई प्लस म्यू 0 एम, एम जेड बेसिकली। सिंपल सा केस है, हमने जब सोलेनोइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो उस केस में हमने सोलेनोइड मतलब कुछ तो एक फ्रेम लिया होगा जिसपे वाइंडिंग की है, ओके। तो जब हमने म्यू 0 एन आई डिराइव किया था तब जो बेस था जिसपे वाइंडिंग की थी वो नॉन मैग्नेटिक था नेचर में, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ करंट की वजह से मिल रहा था। अब हमने जो बेस लिया है वो खुद आयन का है, आयन का है मतलब वो खुद परमानेंट मैग्नेट है, राइट। तो एक्सिस ऑफ टोरॉइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दो कॉन्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, एक तो करंट, दूसरा मटेरियल का खुद का जो नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जो मैग्नेटाइजेशन होगा मटेरियल का खुद का, राइट। तो total magnetic field will be, total magnetic induction will be due to current and due to the material, right? Now I can take out mu 0 common, तो मुझे मिलेगा ni plus mz, और ये जो n into I है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी h। So this ni is nothing but magnetic field intensity h। अब आप बोलोगे कि ये क्या चीज है फिर? It is magnetic field only, but strength of magnetic due to current, ऐसा समझ सकते हो आप, राइट। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज। इसको आप ऐसा सोच सकते हो that this is strength of magnetic field at a point due to current, so it is called as magnetic field intensity h, right। magnetic induction, so B is called as magnetic induction basically, okay। Then one more thing that we need to keep in mind is, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, B इज इक्वल टू म्यू 0 H प्लस एम जेड। अब सॉरी, ये जो mz है this itself, mz itself can be written as chi h, where chi is called as magnetic susceptibility. So I will say that chi, magnetic susceptibility, is the ratio of magnetization of the material, मतलब मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल मतलब मटेरियल की वजह से कितना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है डिवाइडेड बाय करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। तो मैग्नेटाइजेशन बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो रेशियो है दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ओके। सो हमको मिल जाएगा मैग्नेटाइजेशन mz एज chi h
राइट। तो ये डेफिनेशन है ससेप्टेबिलिटी का, इट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वो बाय डेफिनेशन है, वो हमने डिफाइन किया है उसको। क्यों? क्योंकि हमको पता लगता है कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन किससे आ रहा है, मटेरियल से आ रहा है या करंट से आ रहा है। तो रेशियो आपको क्या बताता है? रेशियो तो आपको यही बताता है, इफ द रेशियो इज 1, काय का अगर रेशियो 1 आ गया मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, राइट। गुड। तो यू विल गेट बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच प्लस काय एच। तो म्यू जीरो 1 प्लस काय इंटू एच। अब ये जो यहाँ पे है 1 प्लस काय, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे ये था परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो 1 प्लस काय आता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। तो ये आपको मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर एच। ये जो म्यू जीरो म्यू आर है, दिस गिव्स यू परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो मिल गया म्यू एच। नाउ इफ यू रिमेंबर, ये आप लोगों ने पहले भी करके रखा है, इफ यू रिमेंबर इप्सिलॉन जीरो इप्सिलॉन आर, इसको आप बोलते थे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ई आर तो बहुत कम ही लिखते हैं लोग, दे राइट डाउन हियर एज के, इप्सिलॉन जीरो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। हाँ, तो वैसा ही है ये, permeability of medium is permeability of free space into relative permeability। आपने इसको अदर वे राउंड सीखा है, ऐसे जल्दी क्लिक नहीं होता। आपने क्या सीखा है? आपने बोला relative permeability is the ratio of permeability of medium to that of free space। आपने ऐसा सीखा है, right? So you have B equal to mu H। B is magnetic induction due to both contribution current as well as substance का खुद का मैग्नेटाइजेशन is equal to mu H, right? Okay, so that's all you need to know from theory part of magnetism. That's it. So we are ready to start with numericals now. Okay, so first numerical, magnetic intensity for an axial point due to a short bar magnet of magnetic moment m is given by, it is option C, but if you do not remember, मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था, म्यू जीरो बाय समथिंग समथिंग इनटू समथिंग समथिंग अंडर रूट ऑफ 3 cos थीटा प्लस 1। क्या था यहाँ पे? What was here? So if you need to remember formulas, you need to remember formulas। एक्शियल पॉइंट पे सिर्फ यहाँ पे एक्शियल पॉइंट पे यहाँ पे m आता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे 2m आता है। एक्शियल पॉइंट पे 2 तो नीचे 4, ऐसा होता है वो। हाँ, तो फिर वो एक्शियल पॉइंट पे है। एक्शियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू जीरो बाय 4 पाई 2m बाय डिस्टेंस क्यूब। इक्वेटोरियल पे होता है म्यू जीरो बाय 4 पाई m बाय डिस्टेंस क्यूब, राइट। तो ये ओरल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग क्योंकि दिस इज वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग। Points A and B are situated along the extended axis of 2 centimeter long bar magnet at a distance x and 2x centimeter respectively। तो A point x distance पे है, B 2x पे है। From pole nearer to the points, the ratio of magnetic field at A and B will be approximately। Let me tell you how to solve this question.
this is bar magnet. ओके, एक्सटेंडेड एक्सिस की बात चल रही है, मतलब ये एक्सिस एक्सटेंडेड है। यहाँ पे हमारे पास मान लो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ये सेंटर है ओ। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ए और 2 सेंटीमीटर पे बी पॉइंट है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है कि ये जो डिस्टेंसेस है ना, ये फ्रॉम द नियरर पोल्स है ना, मतलब ये डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2x है। हम लोग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं वैसे? सेंटर से, राइट? ओके, सेंटर से मेजर करते हैं। तो जब सेंटर से मेजर करते हैं तो हमको मिलता है b एट एक्सिस एज μ0 बाई 2 पाई m बाई r क्यूब। अभी हमने देखा इससे पहले के क्वेश्चन में, राइट? तो इफ आई वांट द रेशो, तो BA अपॉन BB इज इक्वल टू RB अपॉन RA का क्यूब, राइट? करेक्ट। तो RB है 2x और ये है x, कैंसिल कैंसिल, इसका क्यूब मतलब 8:1। मतलब ऑप्शन A और B तो नहीं होगा, C और D में से एक है। D है, D क्यों है? क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं सेंटर से, तब होता एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्टेंस कहां से मेजर हो रहा है? नियरर पोल से, तो आएगा अप्रोक्सीमेटली। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a magnet of pole strength m is divided into 4 parts such that length and width of each part is half of the initial one, then the pole strength of each part will be। हमारे पास एक बार मैग्नेट है, something like this। We are breaking this into 4 parts, or length. So what is length and what is width? Of course you must be knowing, ये है length and here you have width। okay, तो what we are doing is हम इसको length और width दोनों को हाफ हाफ करके इसके 4 पीसेस कर रहे हैं। so what we are doing is, I'll take this first of all। okay, all right, so if I break length into half, this will mean that I am making another magnet like this, something like this। ओके, तो अगर मैं लेंथ हाफ कर रहा हूं तो ऐसा इसका मतलब होता है, और अगर मैं इसका विड्थ हाफ कर रहा हूं तो दिस मीन्स समथिंग लाइक दिस, मोर और लेस लाइक दिस। तो हमने एक मैग्नेट के 4 पीसेस कर दिए बेसिकली। so you have such 4 pieces। वैसे डायग्राम की जरूरत नहीं थी, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो वी हैव 4 बार मैग्नेट्स नाउ। अगर इसका पोल स्ट्रेंथ आपको पता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा, इसका पोल स्ट्रेंथ हम लोग लिख देते हैं QM प्लस, और यहाँ पे लिख देते हैं माइनस। तो यहाँ पे भी यू विल हैव dipoles for each bar magnet। you will have north and south, north and south, so south, north, south and north। so what will be the pole strength of each part? It's not correct, this is not correct। so what we know is
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m। ओके, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ के लिए m यूज हुआ है। तो इफ यू वांट आई जस्ट चेंज द नोटेशन, आई से कैपिटल M इज डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l, राइट? गुड। नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ इल्यूजन बेसिकली, क्योंकि क्या है, if a magnet of pole strength m is divided into 4 parts such that the length and width of each part is half of the initial one, then the pole strength of each part will be। अगर आप ऐसा लिखोगे फिर आप बोलोगे m is equal to capital M by 2l, फिर आप बोलोगे m is inversely proportional to l, लेंथ हाफ, लेंथ अगर हाफ तो पोल स्ट्रेंथ डबल, है ना? हाँ, लेकिन नहीं होता है ना अभी, क्योंकि लेंथ हाफ किया ना, तो L by 2, तो ये ऊपर जाके 2m होगा ना, why it should be 4m। So you don't have absolutely any reason for saying 4m, तो you have to work this out। मैंने हिंट दे दिया आपको, what you have to do, hint थोड़ा सा खुद भी करो तो you will be able to remember this during exam। hint, check relation of pole strength with length and of course width, क्योंकि हमने लेंथ का तो देख लिया, width का देखना बाकी रहेगा। ओके, तो ये चेक करो and then you will straight away get m by 2, but you have to check for yourself and also verify if you get m by 2 या फिर m by 4, but according to me it should be m by 2, तो आप चेक करो एक बार वो। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance of 2 points, sorry, on the axis of a magnet from its center, अभी ये center से दिया है, is 10 and 20। The ratio of magnetic intensity at this point is 12.5:1। The length of the magnet will be। अभी अभी हमने सॉल्व किया था ये, आपको मैग्नेट का लेंथ बोला है, आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशो दिया है, तो कैसे फाइंड करोगे ये? So when you use this formula, magnetic field at axis, you write down mu0 by 4 pi 2m by r cube d cube, जो भी बोलो, a cube, जो बोलना है वो बोलो। ये स्पेशल केस होता है, दिस इज स्पेशल केस व्हेन r is very very greater than l। मतलब इसका ये था कि हमारे पास जो बार मैग्नेट है उसका जो डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स है और जिस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हो r, दैट इज वेरी 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 फार अवे, यहाँ पे वो पॉइंट है r। उस केस में दिस फॉर्मूला इज ट्रू, इज करेक्ट, बट वी आर नॉट इन दैट रीजन। हमको ओरिजिनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज 2m। यहाँ पे आएगा आपका डिस्टेंस d, जो भी डिस्टेंस आप r बोलो या d बोलो, जो बोलना है वो बोलो, अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा आता है वो फॉर्मूला एक्सिस पे। ओके, इफ यू आर नॉट श्योर, try it out। if r is very very greater than l, तो r square minus l square is approximately r square। तो ये r square का square r raised to 4, ऊपर एक r था, नीचे r raised to 4 है, तो एक r cube, राइट? गुड, तो ये पता होना चाहिए। नाउ इसका मतलब बाकी तो कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, मतलब b at axis is proportional to r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर, करेक्ट? मतलब अगर मैं रेशियो लेता हूं b1 अपॉन b2, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे ऑफ कोर्स
R1 by R2, R2 square minus L square का स्क्वायर अपॉन R1 square minus L square का स्क्वायर. We know what is B1 by B2, 12.5:1. We know what is R1 and R2, 10/20 सेंटीमीटर में है ये. तो मैंने यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर नहीं लिखा क्योंकि रेशियो है. Right, I can basically write this as R2 is 20 minus L square. This is 10 minus L square का स्क्वायर. ये आ गया आपका हाफ. ये 2 वहां गया 25. करेक्ट. 20 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर. अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, इफ आई टेक स्क्वायर रूट, आई विल गेट 5 इक्वल टू 20 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस एल स्क्वायर. स्क्वायर रूट लिया तो वेयर आर स्क्वायर. दिस इज करेक्ट. तो स्क्वायर लिया ये ना. 20 स्क्वायर. अच्छा 400 आएगा. ओके ठीक है 400 आएगा. ओके 400 अपॉन 100. ओके देन दिस इज 400 अपॉन 100. ऑल राइट. अब इसको आप सॉल्व करोगे. स्क्वायर रूट ले लेंगे हम. स्क्वायर रूट ले लिया तो ये 5 और नीचे आ गया 100 माइनस एल स्क्वायर. ये शिफ्ट कर दिया मैंने इक्वल टू 400 माइनस एल स्क्वायर. सॉल्व. 500 माइनस 5 एल स्क्वायर, 400 माइनस एल स्क्वायर. ओरली होना चाहिए था. आंसर आएगा आपका. क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? हाँ 20. तो देखो क्या होगा. अब 5 में से 400 गए. 500 से 400 गए 100. 5 माइनस दिस इज 4. 100 by 4 is 25. 25 का रूट इज 5. तो एल की वैल्यू आएगी 5. राइट. इज इट करेक्ट or not? So after you do this simplifications, L square turns out to be 25, which means L is equal to 5 centimeter. That is correct. So you need to know what is the formula. General formula बोल रहा हूँ मैं, special case नहीं. General formula of magnetic field at the axis of bar magnet. Next question. A very small magnet is placed in the magnetic meridian. So a plane which contains magnetic axis is magnetic meridian. मतलब this plane passes through north and south magnetic poles. Okay. So a very small magnet is placed in the magnetic meridian with its south pole pointing north. Okay. The null point is obtained 20 centimeter away from the center of magnet. If the Earth's magnetic field at this point be 0.3 Gauss, the magnetic moment of the magnet is. Okay, so basically according to the question, हमारे पास एक शॉर्ट मैग्नेट है. तो पहले मैं ऐसा करता हूं, मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देता हूं. सो दिस इज साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. ओके. तो this is east, this is west, this is north and south. जो मैग्नेट है उसका मैग्नेट का साउथ पोल इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. और ये जो मैं नॉर्थ साउथ लिख रहा हूं ना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की बात चल रही है. ये जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ की बात नहीं चल रही है. ये मैग्नेटिक एक्सिस है नॉर्थ साउथ. मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन इस लाइन को कंटेन करता है. तो वी आर राइटिंग हियर मैग्नेटिक एक्सिस. वी आर नॉट राइटिंग अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल. ओके. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वेरी स्मॉल मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ये जो प्लेन होगा, दिस प्लेन,
this plane has this bar magnet. Okay, so I'm not drawing plane here. Is placed with its south pole pointing north, मतलब ये इसका साउथ पोल हो गया और उसका नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग साउथ, तो ऐसा सिचुएशन है. The null point is obtained 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. मान लो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, दोनों जगह पे आप कर सकते हो. तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर अबो या फिर यहाँ पे बिलो. इट्स ओके, यू कैन टेक इन ईदर डायरेक्शन. नल पॉइंट, उसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं बाय द वे, राइट. सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट is 0.3 Gauss. The magnetic moment. So basically, one thing that I did not tell you during theory, because as I told you, जो theory में रह जाता है वो यहाँ बताना है मुझे. तो आप जब angle of dip, मैंने जब बताया था angle of dip, याद है कि angle of dip? What was angle of dip? Angle of dip, ये था magnetic meridian. This was magnetic meridian. ओके, यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड एंगल डेल्टा. उसका जो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये BH है. ओके, दिस इज B cos डेल्टा एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, ये BH मतलब BH is here. This is vertical component B sin delta. ये याद है, हमने intentionally magnetic meridian को along horizontal रखा है. Magnetic field at any point on the earth will be in some random direction. The angle made by magnetic field or needle of the compass with respect to horizontal was called as angle of dip. क्यों? क्योंकि magnetic compass का needle हमेशा earth के magnetic field के direction में रहता है, इसलिए. ओके, तो नल पॉइंट, जब ये वर्ड सुनोगे ना, न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट, तो ये चीज समझ लेना. और बाय द वे, मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ होता है? नॉर्थ साउथ पोल में होता है. मैग्नेटिक एक्सिस के नॉर्थ साउथ में होता है ना, बिकॉज दैट हैज मैग्नेटिक एक्सिस, मतलब साउथ नॉर्थ, ऐसा होता है. बराबर. अभी हमारे केस में जो मैग्नेट है, इट इज ऑल्सो इन द मैग्नेटिक मेरिडियन. सिर्फ इतना है कि अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास में मैग्नेट का साउथ पोल है. वेरी गुड. मतलब दिस फील्ड इज इन रियलिटी इट इज समथिंग लाइक दिस. मतलब ये फील्ड खुद ही हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल. इसको नहीं समझा, मैं वापस समझा देता हूं. डोंट वरी, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, we'll repeat it as many times as required. So this was B. This angle made by magnetic field with respect to horizontal was called as angle of dip. Good. ये है मैग्नेटिक मेरिडियन है, और इसका मतलब ये यहाँ पे आएगी मैग्नेटिक एक्सिस, विच इज फ्रॉम यहाँ नॉर्थ या साउथ, फर्क नहीं पड़ता, फॉर द टाइमिंग डजंट मैटर. साउथ नॉर्थ मैं कहाँ दिखा रहा हूँ फिलहाल मैटर नहीं करता. यहीं पे आपका अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा B cos डेल्टा, और यहाँ पे आएगा वर्टिकल कंपोनेंट B sin डेल्टा. यहां तक क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? श्योर. नाउ ये तो हो गया था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात. हमारे पास एक बार मैग्नेट है. ओके, और बार मैग्नेट का ओरिएंटेशन क्या बोला है? बार मैग्नेट इज इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन. मतलब बार मैग्नेट कहाँ रखा है? तो बार मैग्नेट ऐसा यहां पे रखा हुआ है, लाइक दिस. एग्री? मतलब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है.
Is it clear? If a magnet is in the magnetic meridian, it means it does not have vertical component. Is it clear? क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ही नॉर्थ साउथ ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन के मतलब उस प्लेन में ही है वो. So when a bar magnet is in the plane of magnetic meridian, मतलब if it is in the magnetic meridian, it means vertical component is 0. Do you understand? यहां तक समझा? पक्का? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? और नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? नल पॉइंट का मतलब ये होता है कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ने और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये कैंसल आउट हो रहा है, राइट? तो कैन आई राइट B इज इक्वल टू BH मॉड. मॉड क्यों? क्योंकि डायरेक्शन मुझे नहीं पता. अभी तो पता है वैसे, बट इट्स ओके, यू कैन राइट लाइक दिस. इज इट क्लियर? जिसको क्लियर नहीं होगा मैं वापस बता दूंगा. फर्स्ट थिंग, इफ a magnet is in the magnetic meridian, it means it is pointing in the horizontal direction, मतलब vertical component 0 है. यहाँ तक clear? Okay, good. If it is perpendicular to magnetic meridian, then horizontal component is 0. Clear up to this point? तो B equal to BH हम लिख सकते हैं. Vertical component 0 है. लेकिन ये B किसका? ये B किसका? अरे टोटल नहीं, यहाँ पे दो चीजें हैं. ये B किसका? ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का बोल रहे हो कि मैग्नेट का बोल रहे हो, ये पता होना चाहिए. मैग्नेट का. दिस इज फॉर मैग्नेट. और ये BH किसका? अर्थ का. अर्थ का, राइट? तो हम लोग लिख देंगे ऐसा, इफ यू वांट, मैग्नेट और अर्थ. गुड. वो ओके, ऑलराइट. नल पॉइंट कहाँ मिलेगा हमको? नहीं, नल पॉइंट अलोंग द एक्सिस मिलेगा ना. अलोंग द एक्सिस मिलेगा कि नहीं? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस? म्यू 0 बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब. गुड. ये आ गया आपका bm. और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पे कितनी बोली है? 0.3 गॉस. क्लियर? राइट? गुड. नॉर्मली जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये EMU क्या है वो पता होना चाहिए. चलो हम देखेंगे EMU क्या है. फॉर द टाइम बीइंग लेट अस सॉल्व. नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट इज मैग्नेटिक मोमेंट. मतलब क्या फाइंड करना है? M फाइंड करना है. ओके, सो I will just get rid of this here and this here. Why? बताता हूँ, पहले सॉल्व कर लो. आपको मिल जाएगा M इज इक्वल टू 0.3 r क्यूब अपॉन 2. 0.3 r कितना है? 20 सेंटीमीटर है ना. 20 इंटू 10 पावर -3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो -2, मतलब 2 इंटू 10 पावर -1 का क्यूब बाय 2. तो यह आएगा 0.3 इंटू 2 का क्यूब इज 8 इंटू 10 पावर -3 बाय 2. 4 इंटू 0.3 1.2 इंटू 10 पावर -3. ऐसा आ गया, राइट? मतलब 1.2 तो आने ही वाला है. और यहाँ पे जो म्यू 0 बाय 4 पाई था, इसकी वैल्यू थी 10 पावर -7. वो 10 पावर -7 यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, है ना. तो +7 होगा, तो -3 +7, तो 10 पावर +4, तो 10 पावर +4, 10 पावर +4. लेकिन ये गॉस में था, ये गॉस में है. अब आपको पता होना चाहिए there is something called as EMU, or what you have to do is, so this should go into assignment so that you will read something about this. There is another unit of magnetic field
दैट इज EMU। तो पहले EMU क्या है वो चेक करो, फिर ये चेक करो कि गॉस टू EMU का रिलेशन क्या है। वो तो इट इज क्वाइट सिंपल नाउ। 1 EMU इज 10 गॉस, बट यू हैव टू गो थ्रू इट। आपको चेक करना पड़ेगा व्हाट इज EMU। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं। नल पॉइंट तभी होगा अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा है ना। तो मैं वापस बता देता हूं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा है तो ये क्वेश्चन इजी था। जस्ट अ मिनट, ओके प्लीज। या सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने क्या क्या सीखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जहां पे आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है, लेट अस से प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है 2Q। फिर आप बोलते हो कि ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि वो पॉइंट कहाँ होगा, इन बिटवीन होगा या फिर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू होगा, टू द राइट ऑफ क्यू होगा, 2Q होगा। पहले ये डिसाइड करते हैं हम लोग, राइट। इफ आई कीप वन चार्ज हियर प्लस क्यू, क्या होगा? ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो फोर्स कैनॉट बी जीरो बिकॉज फोर्सेस दे विल एड अप बिकॉज दे हैव सेम डायरेक्शन। नाउ if I keep it over here, this is repelling, this is also repelling, है ना। मतलब in between, yes। तो सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल लेता हूं, अब इलेक्ट्रिक डायपोल पे नल पॉइंट कैसे निकालते हैं? मतलब अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल इज जीरो। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, मतलब फोर्स अगर हम वहां पे कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स जीरो होना चाहिए। सिमिलरली मैग्नेट्स में क्या होगा? अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है और हमको ऑलरेडी पता है कि मैग्नेट्स दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायपोल, राइट। गुड। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक एक्सिस है। अगर मैंने इसको ऐसा रख दिया, आई एम कीपिंग इट on the magnetic axis, north facing north, south facing south, can the force be zero? Can you have null point? नहीं, क्यों? north will continuously repel, south भी ये repel, right? तो repulsion होगा। now null point is something, मैं इसमें बाद में modifications करने वाला हूँ, for the time being समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं सिर्फ। तो according to the question ये था, okay? I will make changes क्योंकि आपने यहाँ गलत बोला है। ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता वहां पे। North can face north, south can face south, you can still have null point. We'll see later in one of the questions. तो ऐसा भी हो सकता है, नॉर्थ फेसिंग साउथ, साउथ फेसिंग नॉर्थ, चलेगा। ओनली थिंग इज टू हैव अ नल पॉइंट द बार मैग्नेट शुड बी ऑन द एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। इट शुड बी ऑन द एक्सिस। तो क्वेश्चन में ऑन द एक्सिस था क्या? यस था, यस। अब एक्सिस पे होने का मतलब ये भी है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है, क्योंकि मैग्नेट इटसेल्फ इज डायरेक्टली ऑन द एक्सिस, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो। तो आप ऐसा लिखोगे। फिर आपको ये तो पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला पता है। हॉरिजॉन्टल पता हो नहीं पता, क्वेश्चन में बोला है कि जिस पॉइंट पे जो नल पॉइंट है वहां पे और का मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.3 गॉस। सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व, आपको m फाइंड करना मिल गया है। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is easy now. At a certain place, horizontal component of Earth's magnetic field is root 3 times of vertical component. The angle of dip is
अभी आपको याद होगा, मैंने कल ही लिया था, मैंने आप नहीं याद होगा तो बता देता हूँ। पे अटेंशन हियर बिकॉज बोर्ड इज हियर हियर हियर। ये बी है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था बी कॉस डेल्टा, ये था बी साइन डेल्टा। ओके, तो इफ यू रिमेम्बर हमने कल सिर्फ बी वी अपॉन बी एच ऐसा जब किया था, या तो उल्टा कर लो बी एच अपॉन बी वी कर लो, डजंट मैटर रियली। बी एच बाई बी वी, दिस इज बी साइन डेल्टा अपॉन बी कॉस डेल्टा। तो tan डेल्टा आपको मिलता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाय वर्टिकल कंपोनेंट, और ये आपको दिया है √3। √3 नहीं, 45 पे tan की वैल्यू 1 होती है। अगर हाँ 30 डिग्री 60 डिग्री, tan is sin by cos, sin 60 is √3/2, cos 60 is 1/2, तो √3/2 पर 1/2 होगा आपका √3। तो tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्रीज पे। ओके, नहीं याद होगा तो बता देता हूँ। साइन 0 0 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, उल्टा cos 1 √3/2 1/√2 1/2 0। तो tan sin by cos, tan 0 is sin 0 by cos 0, 0 by 1, that is 0. Tan 30 is sin 30 by cos 30, half upon √3/2, मतलब 1/√3। देखो, मैं सिर्फ नंबर्स नहीं बोल रहा हूं, आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व द नंबर्स। tan 45 1/√2 by 1/√2 1। उसके बाद tan 60 √3/2 अपॉन 1/2, क्योंकि sin 60 by cos 60 √3, tan 90 मतलब what did you notice? tan 0 0 था, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है tan की वैल्यू बढ़ रही है। tan 45 तक वैल्यू इज लेस देन 1, 0 से 1। √3 तो 1.732 होता है ना। तो जैसे √3 आया ना, इमीडिएटली समझना था कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि tan 90 इंफिनिटी। तो आंसर तो एक ही बचा। तो दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस यू नीड टू नो। हाँ, आई मीन ठीक है, बी एच बाई बी वी हमने किया है तो दैट इज फाइन, बट कैलकुलेशंस यू शुड डू। तो ठीक है, अभी हम लोग बी एच बाई बी वी कर लेते हैं, डजंट मैटर। तो बी एच बाई बी वी इज बी कॉस डेल्टा अपॉन बी साइन डेल्टा। तो ये आपका आएगा बी एच बाई बी वी, दैट इज 1 अपॉन tan डेल्टा, क्योंकि ये कॉट डेल्टा है। तो ये आपका आ गया tan डेल्टा, और बाय द वे ये है √3, बी एच बाई बी वी इज √3, तो ये आपका आ गया अब 1/√3। तो अभी भी आपको समझना चाहिए कि ये विदाउट सॉल्विंग डेल्टा विल बी 30 डिग्री। ओके, गुड। तो ट्रिग्नोमेट्री शुड बी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो पहले क्वेश्चन में मैं सिर्फ ये उल्टा कर देता, फिर आंसर 60 मिलता, ठीक है, दैट इज ओके। Two bar magnets with magnetic moments 2m and m are fastened together at right angles. Fastened मतलब उन दोनों को ऐसा right angle पे चिपका के रखा है। Okay, they are making 90 degree with each other, fastened together at right angles to each other at their center to form a crossed system. Good. Which can rotate freely about a vertical axis through the center. Okay, the cross system sets in Earth's magnetic field, मतलब वो सेट हो गया, अब वो रोटेट नहीं होगा। और मैग्नेटिक फील्ड विथ मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 2m मेकिंग एन एंगल
an angle theta with the magnetic meridian such that, मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले let us fix the direction of Earth's magnetic field। मैं ले लेता हूं this is the direction of Earth's magnetic field। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, something like this। okay, now you have two bar magnets which are fastened and they are making cross system। तो ये एक ऐसा बार मैग्नेट है हमारे पास, and other bar magnet is something like this। क्योंकि वो क्रॉस सिस्टम बना रहे हैं तो इट इज something like this and they are free to rotate about an axis like this। लेकिन वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में सेट हो गए। सेट हो गया मतलब नो मोर रोटेशन नाउ, दिस इज व्हाट इट मींस। ओके, अब आगे क्या बोला है, और ठीक है, सो यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। बाय द वे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। ओके, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और ये जो है ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। मैं मान लेता हूं अगर ये 2m का बार मैग्नेट है तो ऊपर वाला m का बार मैग्नेट है और 2m ने एंगल बनाया है थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ओके, सो दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड B, राइट, क्लियर। तो थीटा पे क्या कंडीशन होगी सो दैट इट सेट्स, सो दैट इट सेट्स, तो क्या कंडीशन होगी, तो कंडीशन ऐसी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। दो वेक्टर्स, वन ऑफ मैग्नीट्यूड m अदर ऑफ 2m, दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट यहाँ जाएगा। यहाँ जाएगा मतलब किसके डायरेक्शन में जाएगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। मतलब अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको ऐसा मिलने वाला है, दिस इज 2m, दिस इज m, दिस इज थीटा, करेक्ट, गुड। नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट थीटा, हाउ विल यू फाइंड आउट थीटा देन, क्या करोगे, इजी है, दिस इज क्वाइट इजी। ये क्या ऐसा ओरिएंटेशन की वजह से प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर मैं इसको, इसी को अगर मैं ऐसा दिखाता तो फिर इजी हो जाता आपका काम। why why why, because this component is m and this component is 2m and tan theta is what is tan theta by definition, opposite side upon adjacent side। तो ये आ गया m अपॉन एडजेसेंट इज 2m। हाँ, तो tan थीटा इज हाफ, मतलब थीटा इज tan इनवर्स ऑफ हाफ। ऐसा ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर, राइट। समझा क्वेश्चन, नहीं समझा तो वापस बता देता हूं, नो इश्यूज। दो बार मैग्नेट मेकिंग अ क्रॉस सिस्टम, ये जो येलो का दिखा रहा हूं मैं, दिस हैज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ m, ब्लैक में जो है 2m है। तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली रोटेट हो सकते थे एंड दे सेट, सेट मतलब दे कम टू रेस्ट, समथिंग लाइक दिस, ऐसा। तो ये 2m है तो थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं मैं, 2m और m, राइट। रिजल्टेंट कहां पे, यहां पे, रिजल्टेंट इज, resultant is here, this one, the purple pen I am showing, correct।
और यही तो डायरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का था। और 2m ने कितना एंगल बनाया अर्थ की फील्ड के साथ? थीटा, राइट? तो ये एंगल थीटा है, राइट? इसको मैं ऐसा देख रहा हूं, राइट? तो ये जो कंपोनेंट आएगा अलोंग द ब्लैक, इसका कंपोनेंट दैट इज 2m, और ये जो है ये है m। तो थीटा, tan थीटा इज opposite side which was m and adjacent side which was 2m, so tan theta is m upon 2m, मतलब हाफ, मतलब थीटा इज tan इनवर्स ऑफ हाफ, खत्म। So was a simple question, imagination, of course यहाँ पे प्रॉब्लम यही होता है। All right, so we will stop here for the day. We'll continue with more questions in the next session.